चंद देवी स्वागत करें। साथियों, माल्यार्पण का कार्यक्रम यही समाप्त होता है और आगे की कार्रवाई के लिए मैं पुनः संचालक महोदय से निवेदन करता हूं, आगे की कार्रवाई संचालित करें। धन्यवाद सुश्री शास्त्री जी। साथियों, इस कार्यक्रम के अपनी बात रखे माननीय इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी साहब। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय पिछड़ा अति पिछड़ा। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले आज देश और प्रदेश से आए हुए हमारे मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजेश पटेल, चौधरी विकास पटेल जी एवं मैं कोई भाषण उतना नहीं देता, लेकिन फैक्ट बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के आंदोलन में 70 से 80% लोग हमारे ही लोग थे। इसलिए अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरित करते समय ब्राह्मणों के हाथों सारी शक्तियां को सुपुर्द कर दी। उस समय सरदार पटेल जी अगर लड़े होते तो आज देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती, किंतु उन्होंने भी हमें उन ब्राह्मणों के दया पर छोड़ दिया जिन्हें न्याय से कोई मतलब नहीं था। साथियों, उस कठिन दौर में बिहार के युवा स्वतंत्रता सेनानी त्याग मूर्ति आर्य चंदापुरी जी, जिन्होंने जातिहीनता, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक विद्वेष के घिनौने रूप से बचपन से ही झेल रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे, उन्होंने इस बात को समझा और 18 मार्च 1948 को दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से मुलाकात की और यहाँ के पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों की हालात से उन्हें अवगत कराया। उसी के बाद संविधान में 340वीं धारा का प्रवेश हुआ और वहीं से भारत व्यापी पिछड़ा आंदोलन का जो बुनियाद वहीं से रखी गई थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लागू करके लगाया था, और उसके बाद निरंतरन ये आंदोलन चलता आ रहा है। साथियों, काका कालेलकर आयोग जो पहला आयोग था,
नवंबर 1951 को लाखों की भीड़ की में जो सभा की थी, और जब उसकी धमक दिल्ली पहुंची तभी पटना पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का रास्ता खुला था। साथियों, आज मैं इन बातों को इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है उससे ये संबंधित है। पंडित आयोग के रिपोर्ट को देने के बाद उसमें 33% पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, किंतु पंडित नेहरू ने यह समझकर कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों का अगर नियुक्ति होने लगेगी तो एक दिन वे भारत के संपूर्ण सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। और ऐसा सोचकर उन्होंने आर.एल. चंदापुरी जी को 14 अक्टूबर 1955 की मुलाकात में यह कहा था कि मैं आयोग की रिपोर्ट को लागू करने जा रहा हूं, लेकिन वे उससे पलट गए और पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों की नियुक्ति से बेदखल कर दिया। उसके बाद ही यह मूवमेंट चला और आरक्षण की लड़ाई, बीपी मंडल की लड़ाई, कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई, इसके विरोध में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ आर.एल. चंदापुरी जी के नेतृत्व में 14 मार्च 1978 को इसी पटना के फ्रेजर रोड से लेकर सेक्रेटेरिएट तक लाखों का प्रदर्शन हुआ। 300 आदमी हमारे घायल हुए। उसके बाद सारा जयप्रकाश नारायण थर्रा गया। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को उसी रात बुलाकर जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आरक्षण लागू करो, नहीं तो चंदापुरिया मार देगा। और उसी दिन कर्पूरी ठाकुर को लागू करना पड़ा। साथियों, मैं बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के कॉन्टेस्ट में बोल रहा हूं, ये सब भारत व्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन के फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये जड़ नहीं है। अगर आप फ्रूट्स को लेकर सोचोगे कि हम आंदोलन कर देंगे, ये कभी नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। आंदोलन और संघर्ष क्या चीज है? संघर्ष रोजमर्रे का चीज है। कोई नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपना जाति को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई प्रमोशन के लिए कर रहा है। लेकिन संघर्ष व्यक्तिगत है, ये आम नहीं है। लेकिन जब संघर्ष सार्वजनिक हो जाता है, आम हो जाता है, तो वो आंदोलन होता है। आज इस मंच से मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और विशेष करके बामन मेश्राम साहब से यह अपील करना चाहूंगा कि संघर्ष आज सभी लोग कर रहे हैं, सभी जातियों में जातीय चेतनाएं हैं। अभी यहां मुकुंद जी बैठे हैं, विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष हैं, वैसे ही हर एक जाति का अध्यक्ष है। हर एक जाति की मीटिंग चल रही है, जाति व्यवस्था को मजबूत करने की बात चल रही है। ने जो आंदोलन का बिगुल फूंका था
और यहीं से मूवमेंट चली थी और फिर इसी जगह से मूवमेंट चलेगी। आप सारी शक्ति यहां लगाओ। सिर्फ 2 महीने का समय है। अभी मैंने मामन मेश्राम जी से पूछा आप कब आए पटना, तो बोले 3 दिन से। हम बोले आप हम हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। आदमी को अभी बोल रहे थे संवाद होना चाहिए, एक दूसरे से बात होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको मैं आज से नहीं जानता, ये बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं और इनको अब बिहार में ध्यान दें। सिर्फ 2 महीना का समय बच रहा है भाइयों, सिर्फ 2 महीना का समय बच रहा है। ऐसे बताना चाहूंगा कि एक जगह बनता है, पोखरण में जैसे विस्फोट हुआ, उसी प्रकार से भारत व्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन, यहां पर 60-70% लोग हम लोग हैं। यहीं पर आंदोलन किया जाए, यहीं से पोखरण विस्फोट किया जाए। आप थोड़ा लेट हो गए। यही अगर 6 महीना पहले अगर यहां आए होते तो आज इलेक्शन का समय बदल दिया जाता। फिर भी अभी भी वक्त है। हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। बिहार से किया, महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु से हुआ, जिसके कारण जन जागृति फैली है। उस जन जागृति को समाप्त करने के लिए आरएसएस ने आपके ही समाज का एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। वो प्रधानमंत्री है नहीं, वो एक कथावाचक है, वो कथा करता है। आज भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं, है कि नहीं बोलिए। आज सांसद में 200 से ज्यादा सांसद पिछड़े वर्गों के हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। आपका आरक्षण लटका दिया गया। 65% आरक्षण जो यहां मिला और जो जाति जनगणना कराई गई, उसके लिए हमने सैकड़ों मीटिंग यहां पर की है और नीतीश कुमार को बताया कि इसको करना होगा और करो, और उन्होंने किया। लेकिन आज उसे कोर्ट ने रोक दिया और प्रधानमंत्री कह रहे हैं और सारा गवर्नमेंट कह रहा है कि ये कोर्ट का हवाला देकर हमसे बच रहे हैं। साथियों, 9वीं अनुसूची में ले जाने का भी किया गया था कि 9वीं अनुसूची में ले जाओ। बार बार ही कोर्ट के द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर छेड़छाड़ अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, लेकिन आज कदम कदम पर पिछड़े वर्गों के बढ़ने के जज्बे को तकनीकी और न्यायालय और भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा बुरी तरह कुचला जा रहा है और उनके आंखों से उनके नोचे जा रहे हैं उनके सुनहरे भविष्य को। इसको कौन ठीक करेगा? इसको कौन ठीक करेगा? आप तो वोट दे के बनाए, अपना समाज को समझ के बनाए, लेकिन रिजल्ट क्या है भाइयों? कोई प्रधानमंत्री बन गया या कोई राष्ट्रपति बन गया या कोई कहीं का राज्य का मुख्यमंत्री बन गया,
ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उसको चला कौन रहा है। जब तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियर नायकर और त्याग मूर्ति आर्य चंदापुरी के विचारधारा के आधार पर जब तक कि सरकार नहीं बनता है, अगर इस बिहार के अंदर में एक भी सरकार, पूरे इंडिया में एक सरकार बन जाए, तो भारत का यहाँ के दलितों, पिछड़ों और अकलियतों, सारे जो 90% हम लोग हैं, उन लोगों का तस्वीर और तकदीर बदल जाएगा। अभी वैशाली में मैंने इस चीज को लेकर बीते वर्ष 19 अक्टूबर से जहानाबाद से पिछड़ा अति पिछड़ा जगाव यात्रा निकाला। काफी जन समर्थन मिला और वैशाली में बहुत धूम मचा। वैशाली मैंने कहा, उसमें प्रधानमंत्री भी आए थे। मैंने कहा विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विकास की लहरें चल रही है, लेकिन जब तक कि जिस प्रकार से स्वर्ण आयोग को, स्वर्ण आरक्षण को 10% उनके आबादी के अनुसार किया गया, उसी प्रकार से पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को अगर 65% भागीदारी का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो देश का विकास का जो सपना है या जो बात बोलता है वो गलत बोलता है। इस पर हंगामा मचा। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस मामला को विधानसभा में भी उठाया और इस पर गर्मा गर्मी बहस हुई। अब पैर का है, जूता और पैर का है, उसका समर्थन लेगा, आपका वोट लेगा, लेकिन आपको कहेगा कि तुम राष्ट्रीय जीवन के क्षेत्र में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। इसी के लिए आज हम लोग यहां आए हैं। उनका एक सीधा कहना है कि आप जहां पहले थे, जहां आपके पूर्वज पहले थे, आप फिर वहीं चलो। यानी कि हमने जो आरक्षण के लिए छिड़े लंबे संघर्षों के बाद यदि अगर कुछ प्राप्त किया है और हमने अपनी राजनीतिक शक्तियां प्राप्त की है, आज कई स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उसको कहता है कि हटा दो और शक्ति विहीन हो जाओ। और इसके लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति को सामना करने के लिए हम लोग इतने लोग यहाँ हैं, ये हम लोग कम नहीं हैं, लेकिन बिहार के अंदर में आप लोग को हमने तो पूरा जोड़ लगाया है और आगे भी जोड़ लगा रहे हैं। अपने लोगों को समझा रहे हैं कि एक एक मत ऐसे शक्तियों को मत दो जो तुम्हारे पीढ़ी और तुम्हारे बच्चों का अधिकारों को छीन रहा है और छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर आज तुम नहीं समझे तो तुम्हें नष्ट हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हें गुलाम हो जाना होगा। बात को समझ लीजिए। हमारे मीटिंग जो बैकवर्ड क्लासेस की होती है, हम लोग बहुत मुश्किल से करते हैं। हमारा आदमी बोलता है कि बैकवर्ड क्लास के मीटिंग में नाश्ता पानी खाना है कि नहीं। अरे भाई खाना क्या, करना पड़ता है। हमसे पूछता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट का है, रजिस्ट्रेशन कागज का है। हमसे क्या पूछता है? आरएसएस से जाके पूछो। हमारा तो 1947 का है, 47 10 सितंबर का है। भाइयों, अब यही बता रहे हैं कि पिछड़ों को उजाड़ कर, अति पिछड़ों को उजाड़ कर नरक कुंड में कैसे भेजा जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए, कब और कौन हथकंडा अपनाया जाए, यही आरएसएस की ताकत है। और आरएसएस
टोटल आरएसएस के कब्जे में है। राष्ट्रपति का कार्यालय पूरा आरएसएस के हाथ में है। कितने चीफ मिनिस्टर का कार्यालय आरएसएस का है। इसलिए इसका जो मंत्री है उसको कोई काम नहीं है। इसका काम क्या है? जय श्री राम करवाओ। आज कल की बात है, इस पटने की बात है, 5 औरतें आई। वो कौन थी? वो कोई ब्राह्मण नहीं थी, हमारे ये लोग थे, बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, दलित समाज के लोग थे। कहें कि आपका एक घर है, हाँ तो कल बाबा आ रहे हैं, प्रवचन है, सो उसमें लीजिए कार्ड, आइए और हम लोगों को कुछ चंदा दीजिए। हम लोग कहाँ आ गए हैं, गलती से आ गए, यहाँ से निकल जाइए। चली गई। अभी हम लोग दलित की बात भी थोड़ा करता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दलित समाज के काफ़ी लोग हैं, क्योंकि त्याग मूर्ति आर्य चंदापुरी का लगाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रहने की वजह से अम्बेडकर वादी जितने लोग हैं वो लोग आर्य चंदापुरी को भी आदर से देखते हैं और हमारी मीटिंग में आते हैं। एक सुनील कुमार पासवान है जिसको हम बिहार स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाए थे, वो हमको मिला, बोला भैया, हमने कहिए भैया हमको ब्राह्मण बनाने दीजिए, हमको ना रहना है आसमान पासमान। हम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं? ना भैया ये सब बेकार है। अब बड़का चोटी रख लिया, पंडित से भी बड़ा। तो हम बोले हम आपको पासवान बना दिए हैं, हम कैसे आपको ब्राह्मण बनावेंगे? जो बनाया है उसको ना बोलिएगा, तो कौन बना होता है? जो पंडित वो बनाया है। अब पंडित तुमको कभी कबूल करेगा? आप तो देख ही रहे हैं, अभी बोले रहे कि कौन तो यादव कथावाचक था, उन्हें कोई कुर्मी कथावाचक है, उन्हें आपका छत्तीसगढ़ में वो साहू जी कथावाचक है, वो सबको जो है कि तंग कर रहा है। कहता है ब्राह्मण से शादी करो तब करो। स्थिति यही है। अब राष्ट्रीय जीवन में अपना अस्तित्व, अपनी संवैधानिक अधिकार और प्रतिनिधित्व को बचाने के लिए बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है, अगर इस इलेक्शन में हम लोगों की प्रयास से अगर 10-10 वोट भी गिर जाता है, और किसको देना है वोट? कि वे काम करना किए थे और हमने समर्थन भी किया था, लेकिन अब वे हमें ब्राह्मणों की दया पर रखना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? वो कहते हैं अब हम खत्म हैं, अब जो हम कह रहे हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी कौन का है? आरएसएस का, उसकी दया पर रखना चाहते हैं, जिसे हमारे आरक्षण को, हमारे अस्तित्व को, हमारे आत्मसम्मान को खत्म करना चाहता है। ऐसी शक्तियों को मिटाना होगा, और बिहार में मिटाने के लिए मैं एक बार पुनः अपील करता हूं वामन मेश्राम जी से कि हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है। हमने जो कार्यक्रम रखा है उसका मेन जिस्ट यही है कि स्वर्ण आरक्षण वैध करता है सुप्रीम कोर्ट, तो 65% आरक्षण बिहार में विस्तारित, अवैध कैसे? लेटरल एंट्री लागू, तो मंडल आयोग को सब इसी बात से क्यों नहीं लागू? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रण और सरकारी और सरकारी उपक्रमों को बेचकर निजीकरण क्यों? और सबसे बड़ी बात, अभी महिलाओं की बात हो रही थी, आजकल के महिला बोल बम, लड़की बोल बम, भांग धतूरा, दम मारो दम लेके घूम रही है। लेकिन बात क्या है, अभी जो हमारे, बस एक लास्ट बात करके मैं अपना विराम कर दूंगा। हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जिसकी वजह से पूरे दुनिया का शक्ति लगाकर भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैसाखी की जरूरत पड़ गया, उसकी संसद में सांसद की संख्या कम हो गई, इसीलिए आरएसएस ने संसद में वर्चस्व बनाने के लिए अपने ऊंची जाति के महिलाओं को सांसद बना के रखने के लिए उसने महिला आरक्षण बिल लाया। पिछड़ा, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है कि इस आरक्षण की वजह से ये क्या है, किस चीज के लिए आरक्षण है? विधानसभा और संसद के लिए है कि महिला आरक्षण बिल जो है इन नौकरी के लिए नहीं है। सांसद बनाना और विधानसभा में जाने के लिए ये महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने लाया है। भाइयों, आज आधी आबादी में 90% महिलाएं हमारी महिलाएं हैं, है कि नहीं? बोलिए। इन महिलाओं को महिला आरक्षण बिल से दरकिनार कर मौजूदा महिला बिल को लागू कराना क्या देश के साथ गद्दारी, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी नहीं है? ये सबको बेवकूफ, ये सबको हम लोग को चैलेंज देना पड़ेगा। यदि अगर ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि संसद होगा और बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार को मैं चाहता हूं कि उसको बनाने के लिए बामन मेश्राम साहब का डायरेक्शन हो, ताकि इनका एक आभार है, इन्होंने काफ़ी दिनों से 1990 से शायद लगे हैं इस कार्यों में। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध की धरती की बात करते हैं, कि जो महिलाएं हैं, जो रसोइया है, जो कंप्यूटर में काम करता है, उसको 7,000, 8,000, किसी को 1,000 रुपया देके मान देके शोषण किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? वो हम ही लोग हैं, उन्हें भी देखना है। वही लोग आपका गेम चेंजर के रूप में आपको काम करना है बिहार में। बामन मेश्राम साहब, आप सारा प्रोग्राम भारत का कैंसिल कीजिए। बस करने में हम लोग लगे हैं, हमें शक्ति चाहिए। और मैं एक बात बता दे रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट हूं कि संघर्ष सभी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको जितने भी जो संघर्षशील जो संगठनें हैं उन सबको एक करके एक आंदोलन का रूप खड़ा करना पड़ेगा और सबका नेतृत्व करना पड़ेगा। 90% लोगों का नेतृत्व करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो फैक्ट बात है, जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तो अब मैं बैठता हूं। जय भीम।